ये कहानी एक ऐसी जंग की है जो सरहदों पर नहीं बल्कि हमारे अपने देश के दिल में लड़ी जा रही है। एक ऐसा संघर्ष जिसने हजारों जानें ली, अनगिनत गांव उजाड़े और भारत की व्यवस्था को चुनौती दी। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये है नक्सलवाद, भारत के भीतर की लाल परछाई। तो आखिर ये कैसे हुआ? कैसे एक विचारधारा हमारे ही लोगों के बीच एक खूनी संघर्ष में बदल गई? ये एक ऐसी लड़ाई है जिसने देश की आत्मा पर बहुत गहरे जख्म दिए हैं। आइए इसकी जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से और उस वक्त के एक अनजाने से गांव से, नक्सलबाड़ी। ये वही जगह थी जहां पहली बार लाल झंडा और बंदूक एक साथ नजर आए थे। जानते हैं वजह क्या थी? वजह थी बटाईदारी। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसान किसी और की जमीन पर खून पसीना एक करता था और बदले में उसे फसल का बस एक छोटा सा हिस्सा ही मिलता था। तो जमीन को लेकर ये विवाद, गरीबी और शोषण, इन सब ने मिलकर एक चिंगारी को जन्म दिया। और इस चिंगारी को हवा दी माओवादी विचारधारा ने, जो कहती थी कि असली बदलाव चुनावों से नहीं बल्कि गरीबों और किसानों की हिंसक क्रांति से ही आता है। नक्सलबाड़ी की वो चिंगारी सिर्फ एक गांव तक ही नहीं रही, बल्कि वो एक ऐसी आग बन गई जो देखते ही देखते देश के एक बहुत बड़े हिस्से में फैल गई और जिसे बाद में रेड कॉरिडोर का नाम दिया गया। ये आंदोलन बंगाल से निकलकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार के घने जंगलों और दूर दराज के गांवों तक जा पहुंचा। ये वो इलाका था जहां सरकार की मौजूदगी कम थी और नक्सलियों का खौफ कहीं ज्यादा। ऊपर से गरीबी और बेरोजगारी ने इस आग को और भड़काने का काम किया। इन इलाकों में नक्सलियों ने एक तरह से अपनी समानांतर सरकार चलानी शुरू कर दी। जहां सरकारी सेवाएं पहुंच ही नहीं पाती थी, वहां वे अपनी जन अदालतें लगाते, खुद फैसले सुनाते और डर के दम पर अपना राज चलाते थे। और फिर धीरे धीरे पुलिस थानों पर हमले, नेताओं की हत्याएं और जबरदस्ती भर्तियां इस संघर्ष की पहचान बन गईं। और फिर आया साल 2004, जब कई छोटे बड़े नक्सली गुटों ने मिलकर सीपीआई माओवादी नाम का एक बड़ा संगठन बनाया। इस एक कदम ने हिंसा को और भी ज्यादा संगठित और घातक बना दिया और इस संघर्ष को एक नए और ज्यादा खूनी मोड़ पर ला खड़ा किया। लेकिन देखिए, हर जंग की तरह इस लड़ाई की भी सबसे भारी कीमत आम लोगों ने चुकाई। वो लोग जिनका किसी भी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था, वो बस गलत समय पर गलत जगह पर मौजूद थे। इस संघर्ष में हजारों सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए और उनसे कहीं ज्यादा निर्दोष ग्रामीण मारे गए। इसका सबसे ज्यादा असर उन गरीब आदिवासी परिवारों पर पड़ा जो दशकों से, सदियों से इन जंगलों को ही अपना घर कहते आए थे। जरा उन परिवारों की हालत के बारे में सोचिए जो दोनों तरफ से पिस रहे थे। एक तरफ नक्सलियों का डर था जो उन्हें मुखबिर समझकर मार देते थे, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों का शक जो उन्हें नक्सलियों का समर्थक मानते थे। इस लड़ाई में लाखों लोगों का घर, उनका बचपन, उनका भविष्य, सब कुछ तबाह हो गया। गांव के गांव वीरान हो गए और अनगिनत जिंदगियां हमेशा के लिए बिखर गईं। अब इस बढ़ती हुई चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक दो तरफा रणनीति अपनाई। पहला, सुरक्षा बल और दूसरा, विकास। एक तरफ ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे सुरक्षा अभियान चले, ग्रेहाउंड्स जैसी स्पेशल कमांडो यूनिट्स ने नक्सलियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की। लेकिन सरकार ये भी समझ चुकी थी कि सिर्फ बंदूक के दम पर ये जंग नहीं जीती जा सकती। इसलिए दूसरा मोर्चा था विकास का। इन इलाकों तक सड़क, स्कूल और रोजगार पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन इन्हें ही इस लड़ाई का असली हथियार माना गया ताकि लोगों को वापस मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। सरकारी आंकड़े ये तो बताते हैं कि नक्सली हिंसा में कमी आई है और उनका प्रभाव क्षेत्र भी अब पहले से सिकुड़ गया है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ बुनियादी सवाल आज भी अपनी जगह कायम है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक विचारधारा जो दशकों की गरीबी, अन्याय और शोषण की जमीन पर पनपी हो, उसे सिर्फ पुलिस एक्शन या सैन्य बल से पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? शायद इस समस्या का अंतिम समाधान सिर्फ बंदूक में नहीं, बल्कि विकास, संवाद और विश्वास बनाने में है। एक ऐसा विश्वास जो ये पक्का करे कि देश के सबसे दूर दराज कोने में बैठा इंसान भी खुद को इस देश का एक सम्मानित हिस्सा समझे। ये कहानी है नक्सलवाद की, भारत के अंदर की उस लाल परछाई की जो आज भी देश के दिल में
कहीं ना कहीं मौजूद है। और सवाल हमारे सामने खड़ा है कि क्या ये आंतरिक युद्ध कभी पूरी तरह समाप्त हो पाएगा?